हेमंत कुमार अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। 74वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। उनके साथ मुख्य अतिथि अब्देल फतेह अल सीसी भी मौजूद थे। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। इस दौरान पहली बार भारतीय तोपों ने सलामी दी। गणतंत्र दिवस समारोह में जब सुप्रीम कमांडर ध्वज फहराते हैं तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अब तक ये सलामी ब्रिटेन में बनी 25 पाउंडर तोपों से दी जाती थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी इस्तेमाल की गई थी। इस बार इनकी जगह भारत में बनी 105 mm इंडियन फील्ड गन से सलामी दी गई है। ये तोपें जबलपुर और कानपुर की गन फैक्ट्री में बनाई गई हैं। इन्हें सन 1972 में डिजाइन किया गया था और 1984 से ये सर्विस दे रही हैं। ब्रिटिश 25 पाउंडर गन की बात करें तो इस गन को पाकिस्तान के खिलाफ 1948, 1965 और 1971 में जबरदस्त इस्तेमाल किया गया था और चीन के खिलाफ 1962 की जंग में भी ये गन अहम किरदार निभा चुकी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी इस गन ने जबरदस्त मोर्चा संभाला था। 90 के दशक की शुरुआत में ही इस गन को सेना से रिटायर्ड किए जाने लगा और इसकी जगह स्वदेशी 105 mm इंडियन फील्ड गन ने ले ली। देखो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर ताकतवर हिंदुस्तान की धमक पूरी दुनिया ने महसूस की। राफेल की गर्जना से दुश्मनों के दिल दहल गए तो नारी शक्ति की भी शानदार तस्वीर दिखी। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आकाश टुकड़ी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने किया। इनमें आर्मी के 3 और एयरफोर्स और नेवी की एक मेंबर्स शामिल थे। वहीं इस बार खास आकर्षण का केंद्र रहा बीएसएफ का महिला ऊंट सवार दस्ता, जो गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार शामिल हुआ। इसे राजस्थान फ्रंटियर के ट्रेनिंग सेंटर और बीकानेर सेक्टर ने तैयार किया था, जो कि विश्व का पहला महिला ऊंट सवार दस्ता है। बीएसएफ के ऊंट सवार दस्ते का नेतृत्व डिप्टी कमांडेंट पमनोहर सिंह खींची ने किया, जो कि जोधपुर जिले के इंद्रौका नारवा के रहने वाले हैं। वैसे तो बीएसएफ का दस्ता 976 से लगातार गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा रहता आया है, लेकिन इस बार खास था ऊंट पर सवार महिला जवानों का दस्ता। इस बार गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी हथियारों की धमक दिखाई दी। पहली बार कर्तव्य पथ पर पूरी तरह से भारत में निर्मित हथियारों को परेड में शामिल किया गया। इनमें ब्रह्मोस मिसाइल का कनेक्टर वर्जन, आकाश मिसाइल सिस्टम, नाग मिसाइल सिस्टम, K9 वज्र जैसे शक्तिशाली हथियार शामिल रहे। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम पड़ा था। हालांकि इसे भारत की तीनों सेनाओं में पहले ही शामिल कर लिया गया है, लेकिन कर्तव्य पथ पर पहली बार इसके कंस्टर वर्जन को दिखाया गया। आर्मर रेजिमेंट मूवमेंट के दौरान टैंक के साथ साथ बीएमपी भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये बख्तरबंद गाड़ियां टैंक की तरह ही ताकतवर होती हैं। इसी तरह नाग मिसाइल लगभग 20 से लेकर 25 किलोमीटर दूर किसी भी टैंक को तबाह करने के लिए बेहद कारगर हथियार है। देश के साथ ही प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। सीएम निवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्र ध्वज फहराकर ध्वज को सलामी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिजन और मुख्यमंत्री निवास का स्टाफ भी मौजूद रहा। राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद सीएम गहलोत ने निवास पर मौजूद सभी लोगों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रदेश में कोविड-19 गाइडलाइंस हटने के बाद इस बार धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुबह 7:30 बजे सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास पर तिरंगा फहराया। सुबह 9:20 पर सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए। यहाँ राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र भी मौजूद थे। देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी के इस दिन का महत्व हर भारतीय जनता समझता है। आजादी से भी आगे अपने संविधान, अपने शासन तंत्र को गढ़ने का ये उत्सव हर साल पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 1947 में देश को ब्रिटिश राज से आजादी मिली, लेकिन उसका अपना संविधान नहीं था। 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान मिला।
डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की। देश गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में त्योहार जैसा वातावरण बना रहता है। इस खास सेलिब्रेशन की तैयारी कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही इमारत तेलंगाना विधानसभा की है, जिसे तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। कांचीगुड़ा रेलवे स्टेशन की सजावट भी देखते ही बन रही है। महाकाल के दरबार में धर्म और देशभक्ति का अद्भुत मिलन देखने को मिला। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल पर तिरंगे का रंग चढ़ा। गणतंत्र दिवस पर दिन भर भगवान महाकाल पर देशभक्ति का रंग दिखाई देता है। श्रद्धालु भी इस अद्भुत श्रृंगार को देखकर काफी उत्साहित दिखाई दिए। लेके आए तो वही बहुत बड़ी बात है। और आज 26 जनवरी भी है। 26 जनवरी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हुआ था एंड दैट्स अ प्राउड फीलिंग ऑब्वियसली। गणतंत्र दिवस पर भगवान महाकाल के दरबार में शुक्रवार सुबह होने वाली भस्म आरती में भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। महाकालेश्वर मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ राष्ट्रीय पर्व को भी धूमधाम से मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर पंडित और पुरोहित विशेष रूप से तिरंगे से भगवान महाकाल का श्रृंगार करते हैं। इसके लिए भांग, चंदन, अबीर, गुलाल, सूखे मेवे, अष्टगंध, सुगंधित इत्र का उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस पर अगर मालवा जिले के नलखेड़ा में स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी माता का मंदिर भी तिरंगे रंग में नजर आया। मां बगलामुखी माता का तिरंगा श्रृंगार किया गया। माता को तिरंगी चुनरी ओढ़ाई गई। गर्भगृह सहित मंदिर को भी आकर्षक तिरंगे से सजाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने दर्शन कर मां से सुख शांति की कामना की। गणतंत्र दिवस के पक्ष में मां बगलामुखी माता रानी को तिरंगा के रूप में श्रृंगार किया गया है, क्योंकि आज पूरा देश गणतंत्र दिवस के रूप में माँ मना रहा है। तो माँ बगलामुखी माता रानी के यहाँ पर आज उसी उपलक्ष्य में माता रानी का श्रृंगार किया गया है। पूरा मंदिर परिसर जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया है। मान्यता है कि बगलामुखी का यह मंदिर महाभारत के समय का है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने यहाँ महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए साधना की थी। पहले इस माताजी को देहरे के नाम से जाना जाता था। यहाँ पूजा में हल्दी, पीले रंग का पूजन सामग्री का विशेष महत्व है। यह संभवतः अकेला मंदिर है जहाँ माँ के पूजा में खड़ी हल्दी पाउडर चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में त्रिशक्ति माँ विराजती हैं। ऐसी मान्यता है कि मध्य में माँ बगलामुखी, दाएं में माँ लक्ष्मी और बाएं में माँ सरस्वती विराजती हैं। त्रिशक्ति माँ का मंदिर भारतवर्ष में दूसरा कहीं नहीं है। देश हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना सके, इसके लिए बर्फ की सफेद चादर पर खून जमा देने वाली ठंड में सेना के जवान पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की हैं। हाथों में अत्याधुनिक हथियार थामे और नजरें दुश्मनों के कब्जे वाले क्षेत्रों पर गड़ाए देश के जवान ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। जी हां, जब देश में थी दिवाली वो झेल रहे थे गोली। वतन परस्ती के ऐसे ही जज्बे के साथ भारतीय सेना बॉर्डर पर मुस्तैद है। होली, दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर भी भारतीय सेना अपने घर नहीं आ पाती। देशवासियों की खुशी के खातिर वो हमेशा सीमा पर डटे रहते हैं। भारतीय सेना के जवान 10,000 फीट की ऊंचाई पर LOC के पास पुंछ, जम्मू कश्मीर में अंतिम सैन्य चौकी पर गश्त कर रहे हैं। भारतीय सेना के जवान कहते हैं कि लगातार हो रही बर्फबारी से चुनौतियां बढ़ी हैं, लेकिन निगरानी पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। देवघर महादेव का नगर, परंपरा का शहर। यहाँ वर्षों पुरानी परंपरा आज भी कायम है। वसंत पंचमी पर मिथिलांचल से श्रद्धालु देवघर बाबा मंदिर आते हैं और बाबा भोलेनाथ का तिलक उत्सव मनाते हैं। परंपरा के मुताबिक मिथिलांचल के लोग बाबा भोलेनाथ के ससुराल पक्ष के लोग माने जाते हैं। लिहाजा वसंत पंचमी के दिन ये सभी बाबा भोलेनाथ को तिलक चढ़ाते हैं और इन्हें विवाह का निमंत्रण देते हैं।
फिर शिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ का विवाह उत्सव मनाया जाता है। 2 दिन पहले से ही मिथिलांचल से श्रद्धालु देवघर पहुंचने लगते हैं और वसंत पंचमी को बाबा भोलेनाथ का तिलक चढ़ाकर अबीर गुलाल की होली खेलते हैं। देवघर बाबा मंदिर में भीड़ जुटने लगी है। पुरोहित बताते हैं कि वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की आराधना होती है। वहीं मिथिलांचल से आए श्रद्धालु देवघर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ को तिलक चढ़ाकर इन्हें विवाह का निमंत्रण देते हैं। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। एमपी के धार में 3 दिवसीय वसंत उत्सव का श्री गणेश हो गया है। प्रातःकाल भोजशाला में मां वाग देवी की पूजा की गई। इसके बाद हवन यज्ञ का शुभारंभ हुआ। भोजशाला और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वसंत उत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। श्रद्धालु सुबह से ही मां वाग देवी के दर्शन पूजन के लिए भोजशाला पहुंचने लगे। वसंत उत्सव है, इसलिए हमारे को बहुत ही उत्साह है। हम जल्दी उठ के और यज्ञ में बैठने के लिए आ गए हैं और माता जी के हमने दर्शन भी कर लिए हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल और प्रशासनिक अमला भी भोजशाला में तैनात दिखाई दिया। भोजशाला सहित पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात है। इसके साथ ही 250 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। लाल नारंगी चाशनी में डूबी गरम गरम जलेबियां भारत के हर कोने में बड़े चाव से खाई जाती हैं। छोटे हो या बड़े, जलेबी हर आयु वर्ग की पसंदीदा मिठाई है। भारतीयों को जलेबी से इस कदर प्यार है कि कई लोग तो इसे अनाधिकृत रूप से राष्ट्रीय मिठाई तक कहते हैं। बहरहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें बिहार के कटिहार की हैं। यहाँ गणतंत्र दिवस पर लोगों की जुबान पर हरियाणवी जलेबी मिठास घोल रही है। राष्ट्रीय मिठाई के रूप में प्रसिद्धि हासिल कर चुकी जलेबी वैसे तो हर आमो खास की पसंद है, लेकिन पिछले 4 सालों से राजस्थान से आए लोग कटिहार में 3 अलग अलग स्थानों पर स्टॉल लगाकर रोजाना जलेबी बेचते हैं। और बात जब गणतंत्र दिवस के मौके की हो तो इस जलेबी की डिमांड और बढ़ जाती है। इस खास मौके पर लोग इन स्टॉल्स पर पहुंचकर इन कुरकुरी जलेबियों का आनंद उठाते हैं। देखिए कैसे जलेबी बनाने वाले ये कारीगर जलेबी के घोल से जलेबी बना रहे हैं। उसे अच्छे से डीप फ्राई होने पर चीनी की चाशनी में डाल रहे हैं ताकि इसका मीठा रस जलेबी में घुल जाए। गणतंत्र दिवस पर खिली गुनगुनी धूप में लोग गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ गर्मा गर्म जलेबी का भी लुत्फ उठा रहे हैं। लोकतंत्र हो तभी महान, सब करे जहां मतदान। भारत दुनिया का सबसे समझदार लोकतांत्रिक देश है। इसका श्रेय यहाँ के नागरिकों को ही जाता है, जो अपने अपने हितों के अनुसार अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। बीते कुछ वर्षों में मतदान का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। इसके लिए समय समय पर प्रशासन की ओर से आयोजित होने वाले जागरूकता कार्यक्रम को श्रेय देना चाहिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर यूपी के मुरादाबाद के छात्रों को मतदान के लिए देशवासियों को प्रेरित करने की जिम्मेदारी दी गई, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उस ऑकेजन को ध्यान में रखते हुए हमने चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में ये 1000 फीट लंबी पेंटिंग तैयार की है, जिसमें बहुत सारी पेंटिंग्स भी हैं और मैसेज भी हैं, स्लोगन्स भी हैं। इससे एक मैसेज देने की कोशिश की है कि सभी लोग अपने वोट के प्रति जागरूक हैं। जहाँ जहाँ पड़े साईं के चरण, वहाँ वहाँ हुआ विघ्नों का हरण। बाबा की अलौकिक आभा ऊर्जा फैलाती है, अपने भक्तों के जीवन का अंधकार मिटाती है, उन्हें श्रद्धा और सबूरी का पाठ पढ़ाती है। 13 फरवरी को बाबा की आभा से आलोकित शिरडी के कण कण साई भक्तों का अपने आराध्य से साक्षात्कार कराएंगे। बाबा अपनी परम कृपा बरसाते नजर आएंगे। वही परिक्रमा जिसके माध्यम से साई ने शिरडी वासियों की हैजा सी रक्षा की थी। साई चरित्र के मुताबिक शिरडी में जब कलरा नाम की असाध्य महामारी काल बनकर नगर पर मंडरा रही थी, तब बाबा ने नगर परिक्रमा कर आटे से शिरडी की सरहद पर लकीर खींच दी थी। उस फकीर की लकीर को लांघने का साहस महामारी भी नहीं कर सकी थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 13 फरवरी को साई के भक्त नगर परिक्रमा कर अपने आधार की चुंबकीय ऊर्जा की अनुभूति करेंगे। अनुमान है कि इस साल की नगर परिक्रमा में करीब 1 लाख साई भक्त शामिल होंगे। देश भर से आने वाले भक्तों के लिए शिरडी वासियों ने 50% डिस्काउंट पर होटल के रूम की व्यवस्था की है।
यूं तो आपने प्यार मोहब्बत के कई फसाने सुने होंगे, मगर आज हम आपको इश्क की वो दास्तां बता रहे हैं जो आपने शायद ही कभी सुनी हो। दरअसल आपको जो मोहब्बत बता रहे हैं वो एक पहाड़ की है। वो पहाड़ जो अपने महबूब की याद में इतना रोया कि उसके आंसू 900 बरस बाद भी कायम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस पहाड़ की जिसमें 900 बरस पहले ख्वाजा गरीब नवाज ने अल्लाह की इबादत की थी। बात उस वक्त की है जब ख्वाजा साहब अरब से ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों को पार करते हुए हिंदुस्तान आए थे। अल्लाह के हुक्म से गरीब नवाज ने 40 दिन तक अजमेर की इस आना सागर पहाड़ी की गुफा में कयाम किया और वहीं पर दिन रात अल्लाह की इबादत की। वो खुदा की इबादत में इतने मसरूफ हुए कि भूख प्यास भी भूल गए। इसी बीच अल्लाह के हुक्म से अपने मुरीदों को मुल्क के कोने कोने में आवाम की खिदमत के लिए भेजा। माना जाता है कि अल्लाह का पैगाम मिलने पर पहाड़ की गुफा छोड़कर ख्वाजा गरीब नवाज अपने एक मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ जाने लगे। तभी अचानक ख्वाजा साहब की मोहब्बत में कैद इस पहाड़ ने रोना शुरू कर दिया। खुदा के बंदे की मोहब्बत में ये आंसू आज तक सदाबहार पहाड़ी की गुफा में उसी तरह कायम है जिस तरह 900 साल पहले थे। इन आंसुओं को देखकर ऐसा लगता है कि बस अभी अभी टपकने वाले हों। गुलमर्ग के बाशिंदे मशाल जलाकर देश भर के सैलानियों को दावत दे रहे हैं। स्विट्जरलैंड का मुंह छोड़कर जम्मू कश्मीर की वादियों में आइए, यहाँ के जन्नत से नजारों का लुत्फ उठाइए। जी हाँ, कश्मीर घाटी के पर्यटन स्थल गुलमर्ग में भारी बर्फबारी जारी है। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में 3 फुट और टंगमर्ग में करीब 2 फुट हिमपात हुआ है। जिला बारामूला और अनुमंडल गुलमर्ग की आंतरिक सड़कें कट गई हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने पर्यटकों के लिए गुलमर्ग जाने वाली सड़क को साफ कर दिया है। इसलिए यहाँ के निवासी सैलानियों को गुलमर्ग आने की दावत दे रहे हैं। हमने अभी नाइट स्की का इनेकाद भी किया। एक यूनिक तरीके से मशलें जला के, मशलें कैरी करके एक मैसेज फॉरवर्ड करने की कोशिश की है कि गुलमर्ग आइए, कश्मीर की वादियों का नज़ारा उठाइए। भारत में घूमने फिरने वाली जगहों की कोई कमी नहीं है और कई जगहें तो ऐसी हैं जो बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन पर्यटकों की नजरों से दूर हैं। तो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अलावा इन अनछुई जगहों के बारे में बताना ही नेशनल टूरिज्म डे मनाने का मुख्य उद्देश्य है। टूरिज्म के जरिए भारत के करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। वैसे तो आपने जश्न के तमाम आयोजन देखे होंगे और उनमें हिस्सा भी लिया होगा, धमाल भी मचाया होगा, लेकिन ये उन सबसे जुदा है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कुंवारों ने पहली बार अनोखी पहल करते हुए रुडवा भोज का आयोजन किया। इसमें शादीशुदा लोगों के प्रवेश पर पाबंदी थी। कुंवारे युवकों ने निमंत्रण कार्ड भी घर घर बांटे और अल्टीमेट भी दिया कि सिर्फ आमंत्रित लोग ही कार्यक्रम में आएं। हमीरपुर जिले के सरीला क्षेत्र के अतरौली गांव में यह अनोखी पहल पहली बार की गई, जिसमें गांव के कवारों और रडुआ लोगों को सामूहिक भोजन पर निमंत्रण घर घर बांटे गए थे। रडुआ भोज करने वाले गांव के सत्तू यादव ने कार्यक्रम के अध्यक्ष के तौर पर निमंत्रण कार्ड छपाया था